नमस्कार, आईबीसी 24 के वर्ल्ड कप स्पेशल शो विराट दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। तो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच लॉर्ड्स के मैदान में जारी है। जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि मैच बहुत ही रोमांचक होगा, तो अब तक तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। मगर भारत के फैंस और टीम इंडिया का फाइनल में ना होने से उतना तो मैच को लेकर भारत में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। आज के मैच पर चर्चा तो करेंगे ही हम, मगर ज्यादा चर्चा हम टीम इंडिया की हार और आगे कैसी होगी टीम इंडिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंदौर से हमारे बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले जी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे कुछ देर के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट जितेंद्र वेगर जी। चलिए शुरुआत करते हैं विराट दंगल की। तो कौन बनेगा विश्व विजेता, कौन बनेगा चैंपियन विश्व कप 2019 का, इस पर लगातार बातें हो रही हैं। और इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो, दोनों ही पहली बार विश्व विजेता बनने की राह पर, बस एक स्टेप दूर दोनों ही टीमें। और अब तक की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो 2 बार फाइनल तक पहुंची है, और वहीं इंग्लैंड की टीम जो है वो 4 बार तक पहुंच चुकी है फाइनल्स में। मगर अब तक दोनों ही टीमें विश्व विजेता बनने से चूकी हैं। तो देखना होगा कि आज ये इंतजार किसका खत्म होता है, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ही ऐसी टीमें जो कि सेमीफाइनल में भी जगह बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन आज 14 जुलाई की वो ऐतिहासिक तारीख जब दोनों ही टीमें पहली बार विश्व चैंपियन बनने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। बहुत ही रोमांचक सा मुकाबला बिल्कुल चल रहा है। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के जो कप्तान हैं केन विलियमसन, उन्होंने सिर्फ 30 रन की पारी खेली, लेकिन 30 रन की पारी खेलने के बावजूद भी एक सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान के तौर पर आज से उन्हें गिना जाएगा। तो केन विलियमसन वो कप्तान जिन्होंने सबसे ज्यादा रन कप्तान के रूप में एक वर्ल्ड कप के एडिशन में बनाया है। तो चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय जगदाले सर, और उनसे चर्चा करेंगे कि भारत आखिर इस फाइनल में क्यों नहीं है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। 14 जुलाई की वो तारीख सर जब हर कोई, चाहे इंडिया के फैंस की बात करें या तमाम विश्व के क्रिकेट फैंस की बात करें, इंडिया को हर कोई विश्व विजेता बनने के लिए देख रहा था। एक प्रबल दावेदार के रूप में भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन भी जारी रखा था, लेकिन फिर सेमीफाइनल्स में आकर एक चूक हुई। तो क्या कह सकते हैं इसे, ये हमारी तरफ से एक चूक थी या फिर सेमीफाइनल का वो दिन हमारा दिन नहीं था? देखिए, बेहतर टीम जो बेहतर क्रिकेट खेली वो जीती उस दिन। भारत पूरे विश्व कप में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आ रहा था, किंतु जो हमारी कमज़ोरी थी वो छुपी हुई थी लीग के मैचेस में। जो मिडिल ऑर्डर का हमारा जो कमज़ोर पक्ष था उसका हमें परखने का ज़्यादा अवसर नहीं मिले लीग में, क्योंकि ऊपरी बल्लेबाजों ने केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हर पारी में लगभग इतने रन बना दिए कि निचले क्रम के बल्लेबाजों को परखने का अवसर भी नहीं मिला। और फाइनल में आके जब जिस दिन टॉप ऑर्डर फेल हो गया उस दिन हमारी मिडिल ऑर्डर भी एक्सपोज हो गई। ऐसे भी पहले से भी जो उपलब्ध थे बल्लेबाज वो कोई बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं थे, या बहुत ज़्यादा उनको इंग्लैंड में खेलने का और सब भारतीय महाद्वीप के बाहर सक्सेस का कोई बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं था। तो ये मिले जुले कारण है, किंतु न्यूजीलैंड को, ये टीम को भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, और फील्डिंग भी और बॉलिंग भी, और एक 240 के लगभग ऐसा स्कोर डिफेंड करा उन्होंने जो कि कम्पिटिटिव था। और वो विकेट को देखते हुए बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी और बहुत अच्छी तरीके से खेले। जी सर, मध्य क्रम को लेकर शुरुआती दौर से चर्चाएं बिल्कुल चल रही थी। हर कोई ये कह रहा था कि मध्य क्रम जो है वो भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, और मुझे लगता है सेमीफाइनल्स में भी वही हुआ कि मध्य क्रम में हम लड़खड़ाए। थोड़ा सा क्रम जो है वो ऊपर नीचे हुआ। लोगों का कहना है, सोशल मीडिया में ये खबरें बिल्कुल तेज हैं कि धोनी को शायद ऊपर आना था। आपको भी ऐसा ही लगता है?
देखिए, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। वैसे मैं भी चाहता था कि धोनी के ऊपर आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता कि देखिए, स्ट्रैटेजी में कभी भी जब काफ़ी ओवर बचे रहते हैं तब दो आक्रामक बल्लेबाज एक साथ नहीं हो तो बेहतर होता है। और जो भारत की आक्रामक बल्लेबाजी थे वो दोनों चौथे और पांचवें नंबर पे आ गए साथ साथ दोनों, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, जो कि दोनों इतने अनुभवी नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहुत खेल लिया है पर वर्ल्ड कप उनका दोनों का पहला ही विश्व कप था। तो अगर धोनी 5 नंबर पे खेलते तो ऋषभ पंत के साथ खेलते तो ये तो नहीं कह सकते कि जीत ही जाते या धोनी रन बनाते, किंतु वो स्ट्रैटेजिकली बेहतर होता है क्योंकि धोनी को नंबर एक तो पहले ज़्यादा ओवर खेलने में मिलते, दूसरा उनके अनुभव का और उनकी जो पकड़े खेल की मैच की सिचुएशन असेस करने पे उसका फ़ायदा उन युवा खिलाड़ियों को बहुत मिलता। तो किंतु ये कोई गारंटी नहीं है कि फिर भी हम जीत जाते। ऐसा कहना कि उस कारण हार गए करना गलत होगा। जी, लेकिन मध्यक्रम की अगर बात करें सर, तो मध्यक्रम लगातार परेशानी बना हुआ था और जैसा कि आपने भी कहा कि अजिंक्य रहाणे जो है वो बहुत ही अच्छा चुनाव हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टीम सिलेक्शन में थोड़ी सी चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे या माती रायडू आते तो शायद ये मध्यक्रम जो है वो संभला हुआ रहता और टीम और ज्यादा सशक्त होती। ये मेरे व्यू जो आप बोल रहे हैं, जो मैं अजिंक्य रहाणे का जो मैं बोल रहा हूँ, ये अभी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3 महीने पहले से बोल रहा हूँ। मैं देखिए, इसकी प्रिपरेशन पार्ट जाता है। मैं सिलेक्शन को इस तरह से ब्लेम नहीं करूँगा कि ये गलत हुआ, किंतु जो उसका प्रिपरेशन पार्ट था सिलेक्टर्स का वो डिफेक्टिव था, मैं सोचता हूँ। देखिए, ऋषभ पंत सचिन के अलावा मेरे ख्याल से पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों के अपने पहले दौरे में टेस्ट शतक बनाया। मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है कि और कोई खिलाड़ी निकला है, सचिन के अलावा किसी ने, सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी ने और बनाया है। और ऋषभ पंत ने दोनों जगह अपने पहले दौरे में 100 बनाए, जो अच्छे वरिष्ठ खिलाड़ियों ने भी नहीं बनाए, कई वरिष्ठ खिलाड़ियों ने। तो उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट मैच में 100 बना दिए तो टेस्ट श्रृंखला के बाद वनडे सीरीज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया से, और मुझे आश्चर्य हुआ। और तभी मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती हमारे चयनकर्ताओं ने ये करी कि ऋषभ पंत को वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से भेज दिया और भारत से विजय शंकर, माती रायडू और दिनेश कार्तिक गए। सो ये हमारे चयनकर्ता वहीं चूक गए अजिंक्य रहाणे को टीम में स्टैब्लिश करने के लिए और ऋषभ पंत को इनफ एक्सपीरियंस देने के लिए। उस दौरे के बाद भारत जस्ट वर्ल्ड कप के पहले ऑस्ट्रेलियन टीम भारत आई, वो 3 मैच खेली यहाँ, उसमें भी ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे कहीं नहीं थे। हम लगातार रायडू, विजय शंकर और दिनेश कार्तिक के भरोसे खेलते रहे और एन मौके पे जब वर्ल्ड कप की टीम बन रही थी तो वो बाहर हो गए और अल्टीमेटली रायडू बाहर हो गए और अल्टीमेटली ऋषभ पंत गए टीम में। तो मेरा ये सोचना है, देखिए, ऋषभ पंत हमारे फ्यूचर हैं। अजिंक्य रहाणे उन बिरले खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने इंग्लैंड में हमेशा हर श्रृंखला में रन बनाए हैं और अच्छे परफॉर्मेंस दिए भारतीय महाद्वीप के बाहर भी। तो इसलिए होना था, क्योंकि अगर आप देखें तो इस भारतीय टीम में ऑलराउंड प्लेयर्स या टिट बिट क्रिकेटर्स बहुत सारे थे। मिडिल ऑर्डर का तो कोई बल्लेबाज शुद्ध था ही नहीं। अगर आप देखें तो ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन है, धोनी भी विकेट कीपर बैट्समैन है और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, अजय रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, जादव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं और उनसे गेंदबाजी भी कराई जा रही थी। किंतु एक शुद्ध रूप से जो भारतीय एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज होना चाहिए हर टीमों में है। अगर आप दूसरी टीमों को देखेंगे उसमें हर टीम में ठोस बल्लेबाज हैं, किंतु हम वहीं पे चूक गए। मैं सोचता हूँ हमारे चयनकर्ताओं ने जो प्रिपरेशन करी थी वर्ल्ड कप के मिडिल ऑर्डर के लिए वो गलत करी। क्योंकि देखिए, मुझे किसी से कुछ अगेंस्ट में बात नहीं है कि पर दिनेश कार्तिक और रायडू कई सालों से भारतीय टीम में खेल रहे हैं, 2003 के लगभग से वो खेल रहे हैं और अभी तक अगर 16 साल में वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक कॉमन सेंस है कि वो हमारे फ्यूचर नहीं है। वो फ्यूचर नहीं होने चाहिए कि अगर 2019 में आकर भी अगर वो सेट नहीं हो पाए भारतीय टीम में। मुझे ध्यान है, मैं चयन करता था तब और दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी फर्स्ट प्लेस के लिए कम्पीट कर रहे थे और हमारे पास डिसीजन ये था कि कौन बेहतर फास्ट बॉलिंग को बेहतर कौन खेलता है उसको हम खिलाएंगे। सो धोनी को पहले प्रेफर करके धोनी को दिया गया है चांस, क्योंकि धोनी फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते थे। तो ये चीज़ अभी भी अप्लाई होती थी कि हमें ऐसे बल्लेबाज चाहिए थे जो इंग्लिश कंडीशन में तेज़ गेंदबाजी के अगेंस्ट बेहतर खेले। हम केवल आईपीएल के परफॉर्मेंस पे से हम टीमों को नहीं चुन सकते या भारतीय विकेट्स पे या भारतीय महाद्वीप में जो रन बनाते हैं उनका चुनाव करके हम ठोसता नहीं ला सकते। वही कमी
अल्टीमेटली महसूस हुई वहाँ पे विश्व कप में। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी एज अ सेलेक्टर आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए आईपीएल में जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं खिलाड़ी, उनका सिलेक्शन कहां तक सही है एज अ सेलेक्टर? नहीं, देखिए, आईपीएल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जी। आईपीएल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। बहुत फर्क है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में बहुत फर्क है। आईपीएल दर्शकों को मोहित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, किंतु हम कंपैरिजन तो कोई तुलना नहीं कर सकते। हालांकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स आते हैं, सब खेलते हैं, किंतु आईपीएल और विश्व कप की कोई तुलना नहीं है, कहीं से कहीं तुलना नहीं है। तो इस तरह का हो गया कि वर्ल्ड कप फुटबॉल और हमारी जो फुटबॉल हमारी हो रही है, जो लीग होती है। जी तो चलिए, हम लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भारत आखिर कहां पर चूक गई आज फाइनल्स में पहुंचने के लिए। सेमीफाइनल में हमें न्यूजीलैंड से एक करारी हार मिली, जहां पर नजर आया साफ तौर पर कि मध्यक्रम जो है वो वहां पर बिल्कुल पूर्णतः बिल्कुल फ्लॉप हुआ। और साथ ही साथ आज भी मुझे लगता है कि आज हम विश्व कप का फाइनल जरूर देख रहे हैं, लेकिन हर भारतीय प्रशंसक के मन में और आंखों के सामने वो जो 5 रन और 3 विकेट का स्कोर था, और उसके साथ ही इंडिया का विश्व विजेता बनने का सपना यहां पर टूटता है। 18 रनों से हारी भारत, ये जो लाइन है ये हर किसी के मन मस्तिष्क में आज भी गूंज रही होगी। लेकिन फाइनल्स का मुकाबला आज फाइनली लॉर्ड्स में खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। तो चलिए संजय सर से वापस चर्चा करेंगे इस बारे में कि आखिर भारत से कहां चूक हुई। संजय सर, आपसे जानना चाहूंगी कि बीसीसीआई का बुलावा जो है वो आया है रवि शास्त्री को और विराट कोहली को, इसे पेशी कहा जाए या समीक्षा बैठक कहा जाए? नहीं, ये तो इसकी कोई, मैं इसको तवज्जो नहीं देता। ये तो हर विश्व कप या कोई बड़ी उसके लिए समीक्षा होती है। ये कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि रिपोर्ट ली जाती है, हर मैनेजर को, हर कोच को, कप्तान को बुला के उनसे बात की जाती है क्या कमी थी, कहाँ एरिया। तो ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई सेंसेशनल खबर नहीं है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये। इसको इतना महत्व नहीं देंगे, पर जैसा कि होना चाहिए कि आप अगर हार रहे हैं तो आपका असेसमेंट तो होना चाहिए कैसे, क्या कमी थी। जैसे इंग्लैंड इतने साल से विश्व कप में हारा है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भी हार रही है विश्व कप के फाइनल। सो उन्होंने भी असेस किया है और दोनों ऐसी टीमें फाइनल पहुँच गई जो पहले हारती भी आई थी। जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो सेमीफाइनल्स थे वो दोनों विश्व कप जीते हुए हैं और उसके बाद भी फाइनल में नहीं आए। तो ये असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट का वो होता है कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो तो हर टीम करती है, वो बीसीसीआई भी करेगी और उसमें कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है वो। क्योंकि रवि शास्त्री और विराट कोहली बड़े महत्वपूर्ण थे, कप्तान थे और कोच थे, तो वो असेसमेंट होना चाहिए। और उसमें देखिए, मैं कभी ये नहीं मानता कि हारना कोई बहुत ऐसी होती खेल है। मैं हमेशा खेल को खेल की तरह लेता हूँ। हर टीम खेलने के लिए खेलती, भारतीय टीम भी खेलने के लिए ही खेली और सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन करा था। एक दिन खराब आया, कुछ एक स्पेल खराब आया, उसमें हो जाता है। ये तो खेल में होता है, क्रिकेट में हमेशा होता है कि कुछ क्षणों में। आज ही आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड लगभग 80-90 रन पे 1 विकेट भी चल रही थी और एकदम उनके 6 विकेट हो गए जाते जाते। तो ये तो मैच में हमेशा होता है कि किसी एक बॉलर का स्पेल आ गया, वो मैच बदल देगा। आज फाइनल में प्लंकेट का एक स्पेल आ गया, उन्होंने 2 जल्दी विकेट लेके मैच का रुख बदला एकदम। सो इंटरेस्टिंग बना दिया मैच। अभी चल रहा है, अच्छा कशमकश भरा मैच चल रहा है जी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो टॉप रैंकिंग के बल्लेबाज, टॉप रैंकिंग के बुमराह हमारे पास गेंदबाज के रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ओवरऑल टीम का प्रदर्शन देखें तो कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में ये टीम विजय जो है वो हासिल नहीं कर पा रही है। इसका रीजन क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, टीम क्रिकेट तो टीम गेम है और आप जहाँ तक भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हुई थी विश्व कप में। भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, सब गेंदबाजों ने अच्छी करी। मैं कहता हूँ गेंदबाजी और अच्छी वैरायटी थी। तो गेंदबाजी की तो वो नहीं है, 240 रन पे हमने उनको आउट भी कर लिया था, कुछ बहुत रीजनेबल स्कोर था। आज भी वो इंग्लैंड के अगेंस्ट लगभग उतने आसपास पहुंच जाएंगे। मैं सोचता हूँ अगर फाइनल मैच बनना है तो आज न्यूजीलैंड को 250 रन के आसपास जाना पड़ेगा। तो भारतीय गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया था उस दिन भी, सेमीफाइनल में भी 240 पे न्यूजीलैंड को दिया था। वो तो हमारी बल्लेबाजी
फेल हुई। जो अभी तक का हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि ओपनर टॉप 3 जो हमारे रन बनाने थे उस दिन आउट हो गए जल्दी। और क्रिकेट में होता है, आप हम न्यूजीलैंड को भी तारीफ करेंगे कि उनके फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छा स्पेल किया और उन्होंने 5 ओवर में मैच काफ़ी कुछ अपने पक्ष में कर लिया। तो थोड़ा विरोधी की भी तारीफ करनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग अरेंजमेंट हुई। जो निशान ने जो दिनेश कार्तिक का कैच पकड़ा, मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैच में मानता हूँ उसको, या गप्टिल ने जो धोनी को रन आउट किया। तो ये मैच डिसाइडिंग चीज़ें होती हैं, होती छोटी चीज़ें हैं, पर ये मैच डिसाइडिंग रन आउट भी हुआ, या वो कैच भी मैच बड़ा महत्वपूर्ण कैच था। तो ये चीज़ें तो खेल में होती हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि कुछ एक क्षण ऐसे आते हैं जहाँ मैच बदल जाता है, कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो जाते हैं या कुछ गलती हो जाती है तो उससे मैच बदल जाता है। ये तो हर खेल का हिस्सा रहता है, आज भी ऐसा होगा जी। हो गया होगा। तो चलिए, लगातार चर्चा कर रहे हैं हम इस बात पर कि क्या बीसीसीआई का ये जो बुलावा है उसे किस तरह से लिया जाए, क्या एनालिसिस मीटिंग है या फिर इसके कुछ और भी नतीजे हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं कि क्या विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को, जो कि टॉप रन स्कोरर भी रहे इस विश्व कप में, बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, उन्हें कप्तान के रूप में देखा जा सकता है। तो लगातार बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा हो रही है और भारत की हार के बाद हर बिंदु पर चर्चा जो है वो लगातार हर कोई कर ही रहा है कि कहां चूक हुई, क्या मध्यक्रम में कुछ बदलाव करने थे, क्या चयनकर्ताओं ने चयन में कोई गलती की, क्या आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में लेकर कोई गलती हुई है। इन सारे पहलुओं पर चर्चाएं हर तरफ चल रही है और हम भी लगातार इस बारे में चर्चा कर ही रहे हैं। बिल्कुल संजय सर, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी भारत और इसके बारे में, सेमीफाइनल्स के बारे में। क्या इस हार के बाद विराट कोहली के बदले रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर और लगातार खबरों में इस तरह की चर्चाएं जो वो हो रही हैं। देखिए, मीडिया की चर्चा का सिलेक्शन का कोई संबंध नहीं रहता। विराट कोहली ने जो वर्ल्ड कप में कप्तानी करी है, बहुत अच्छी कप्तानी की मैं सोचता हूँ। जो अभी तक जो कप्तानी कर रहे थे, नेतृत्व जो कर रहे थे, उससे बेहतर मैच्योर दिख रहे हैं कप्तान होने के बाद। तो कप्तान के तौर पे भी उनको समय लगता है मैच्योर होने में। और बदलाव, आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि बीसीसीआई नहीं करता, चयनकर्ताओं करेंगे। तो आप जो ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई बदलाव करेगा, मैं नहीं सोचता कि बीसीसीआई अभी ऐसी स्थिति में है, क्योंकि बीसीसीआई में अभी इलेक्शन, नए पदाधिकारी होंगे, चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में। और अभी जो बीसीसीआई के सर्वे सर्वा हैं वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इतने बड़े डिसीजन लें। और जब भी कप्तान बदले जाते हैं या चयन, खिलाड़ी का चयन होता है, वो सिलेक्शन कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें एमएस के प्रसाद हैं, वो डिसीजन वो लेगी कमेटी। वो बीसीसीआई अलग से इंटरफेयर नहीं करती कि आप इस खिलाड़ी को सिलेक्ट करो या इसको करो, ये ऐसा नहीं होता बीसीसीआई का। सो वो कंसेप्ट ही गलत है कि बीसीसीआई बदलाव करेगा। सिलेक्शन कमेटी को ठीक लगेगा तो सिलेक्शन कमेटी करेगी। सिलेक्शन कमेटी ही चयन करती है खिलाड़ियों का और कप्तान का। बिल्कुल। तो सेमीफाइनल्स का वो दिन जब इंडिया हार गई थी वो तो इतिहास बन ही गया, लेकिन आज एक नया इतिहास रचने वाली है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम। दोनों में से जो भी जीतता है वो आज एक नया इतिहास रचेगा, पहली बार विश्व विजेता बनने का। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल यहां पर रुकेंगे थोड़ा सा। संजय सर, आपसे चर्चा करते रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, जो आज का महामुकाबला चल रहा है फाइनल का, लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच का ये महामुकाबला, जहां पर इंग्लैंड जो है वो पहले गेंदबाजी कर रही है और न्यूजीलैंड का स्कोर 45 ओवर में 211 रन का है, 5 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको सीधे लॉर्ड्स से बता रहे हैं। विश्व कप 2019 का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ये महामुकाबला, क्रिकेट के इस महासंग्राम में यह महामुकाबला, जहां पर न्यूजीलैंड का स्कोर इस वक्त 45 ओवर पर 211, 5 विकेट पर। तो एक धीमी शुरुआत जरूर दी है, लेकिन देखना है अब आगे 5 ओवर में कितना एक टारगेट जो है वो खड़ा कर पाती है न्यूजीलैंड की टीम। तो चलिए फिर से एक बार चलते हैं संजय जगदाले सर के पास और चर्चा करते हैं फाइनल्स के इस मुकाबले की। संजय सर, आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये महामुकाबला जारी है और अभी तक का अगर अपडेट आपको भी बता दूं, 45 ओवर पर 211 रन बना ली है न्यूजीलैंड की टीम ने। एक थोड़ी धीमी शुरुआत थी, एक बहुत बड़ा टारगेट वो नहीं दे पा रहे हैं इंग्लैंड को। जी हाँ, देखिए, आज टॉस जीत के विलियमसन ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उनको ऑप्शन था कि बैटिंग करना है बॉलिंग पर। उन्हें न्यूजीलैंड की एक कमजोरी और स्ट्रेंथ मालूम है कि उनको मालूम है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग ऐसी नहीं है जो चेस करती है।
सो उन्होंने, हालांकि ऐसी कंडीशंस थी कि उसमें जल्दी विकेट निकाल सकते थे, क्योंकि विकेट में कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए था, स्विंग हो रही थी, बॉल अच्छा कैरी हो रहा था, किंतु उन्होंने अपने बॉलर्स पे ये भरोसा किया कि बाद में भी उनके बॉलर्स आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए, उनको ऑप्शन था कि टॉस जीत के फील्डिंग करते तो उनके गेंदबाजों को अर्ली विकेट निकालने पड़ते उन्होंने, और बाद में प्रेशर में आए थे न्यूजीलैंड। अगर इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दी थी तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ऐसी नहीं है कि बड़ा स्कोर चेस कर लेती 250 प्लस का। सो उन्होंने ये चांस लिया कि मैं अपनी टीम 250 के आसपास पहुंच जाए, जैसा कि उन्होंने सेमीफाइनल में किया भारत के विरुद्ध, कि हमारे 250 के आसपास हम पहुंच जाएं और हम उस स्कोर को डिफेंड कर लें, जिसमें न्यूजीलैंड बहुत माहिर है स्कोर डिफेंड करने में, कर पर उनको 250 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। और ये जो अभी आप स्कोर बता रहे हैं लेटेस्ट, वो देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग भारत जैसे मैच की परिस्थितियाँ ही बन रही हैं इसमें भी, कि वो 240-45 के आसपास पहुँच जाएँ और उसके बाद वो स्कोर डिफेंड करें। और मैं सोचता हूँ ये भी वैसे ही होगा कि भारत के जैसे साथ उन्होंने किया, उनको अगर मैच जीतना है तो यही करना पड़ेगा कि अर्ली स्ट्राइक, कि उनको शुरू के 2-3 विकेट जल्दी निकालने पड़ेंगे, खास करके जेसन रॉय को और उसको बेयरस्टो को एंड रूट्स को 2-3 विकेट उनको जल्दी निकालने पड़ेंगे, तभी न्यूजीलैंड इसमें कुछ दबाव बना पाएगी। क्योंकि इंग्लैंड पे भी दबाव तभी बनेगा जब उनके अर्ली विकेट गिरेंगे, जैसा कि भारत के साथ हुआ। तो मैच ये दिलचस्प बन सकता है, किंतु अगर इंग्लैंड ने अच्छा स्टार्ट ले लिया कभी, तो फिर वन साइड भी जीत सकती है वो। बिल्कुल, और यही मैं कहना भी चाह रही थी कि भले ही जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्होंने धीमी शुरुआत की, जैसा कि सेमीफाइनल्स में भी हुआ था, काफी धीमी शुरुआत उन्होंने की थी, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं वो इतने आक्रामक हैं कि वो इस तरह के छोटे स्कोर को भी बहुत अच्छे से डिफेंड करना जानते हैं। तो आज देखना होगा सर कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज, क्योंकि उनके पास भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं जो बहुत अच्छे तरीके से रन बनाते हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, नीचे उनके पास मध्यक्रम भी बड़ा तगड़ा है, उनके पास बेन स्टोक जैसे प्लेयर भी हैं मध्यक्रम में जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, और जोस बटलर हैं उनके विकेट कीपर, बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं। तो हमसे बेहतर मध्यक्रम उनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूजीलैंड के लिए टफ जाएगा कि 250 से कम के स्कोर को डिफेंड करना, अनलेस कि वो अर्ली विकेट्स निकाल लें 2-3। जी, जहां तक लॉर्ड्स के मैदान की अगर बात करें सर, तो लॉर्ड्स का मैदान ये गवाही देता है कि जिसने टॉस जीता है और जिसने पहले बल्लेबाजी चुनी है, पहले बल्लेबाजी की है, वो हमेशा जीतता है लॉर्ड्स के मैदान पर। तो आपको लगता है कि ये आज न्यूजीलैंड भी इस बात को बिल्कुल प्रूव करेगा? नहीं, ऐसा होगा ये नहीं कह सकते, पर ये जरूर कह सकता हूँ कि जीत सकता है। ऐसी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड मैच के बाहर हो गया। हम ये तो नहीं कह सकते कि जीत ही जाएगा या पहले ऐसा हुआ है तो अभी भी ऐसा होगा। ये तो हम रिकॉर्ड दिखाने के लिए ठीक होती बात, पर ये खिलाड़ियों के लिए कोई मायने नहीं रखता। खिलाड़ी भी जानते हैं कि इसका कोई मायना नहीं है, दिन की बात होती है। अगर हम देखें तो भारत अगर लीग मैच में सब में ओपनिंग स्टैंड करके आ रहा था तो हम ये कह सकते थे कि ओपनिंग स्टैंड से रोहित शर्मा हर मैच में शतक बना रहे थे, तो बनाते रहेंगे। पर वो क्रूशियल स्टेज पे जब नॉकआउट में फेल हुए तो फेल हो गए, मैच बदल गया। तो ये तो समय की बात है, इसमें पिछला रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता कि इस मैदान पे क्या हुआ या उस मैदान पे क्या हुआ। ये तो उस पर्टिकुलर दिन की बात है या उस मोमेंट की बात है कि कैसा खेलते हैं खिलाड़ी, कौन सी टीम बेहतर खेल जाती है। बिल्कुल, तो ये तो क्रिकेट के साथ में बिल्कुल है, संभावनाओं का खेल है, और साथ ही साथ उस दिन आपने कैसा परफॉर्म किया इस बात पर बिल्कुल निर्भर करता है। जहां तक भारत की बात करें तो भारत के साथ भी वही हुआ, विजय रथ उनका रुक नहीं रहा था, बिल्कुल लगातार वो मैच जीत रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में एक नॉकआउट मैच में आकर वो बाहर हो गए। सर, बात करूं न्यूजीलैंड की टीम की अगर, तो न्यूजीलैंड में लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट, तीनों में से ज्यादा उम्मीदें आज आपको किससे हैं? नहीं, तीनों बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, उनके तीनों मध्यम गति के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे गेंदबाज हैं जो स्विंग हो सकता है यहाँ पे। अगर वो आज पहले गेंदबाजी कर रहे होते तो बोल्ट को काफ़ी मदद मिल जाती स्विंग में, क्योंकि बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था। और लॉर्ड्स के विकेट में एक ढलान है जो जनरली लेफ्ट आर्म बॉलर्स को, जिनका इनस्विंग है, जिनके बाद उनको करता है, क्योंकि वो टेक्निकल रीजन से वो मदद करता है उनको। तो बोल्ट वो यूज़ कर सकते हैं, किंतु इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लॉर्ड्स तो रोज का मैदान है उनको खेलने की, उनको भी मालूम है कि कैसा बिहेव करता है। पर अच्छा इंटरेस्टिंग हो सकती है लड़ाई। पर न्यूजीलैंड को अच्छा करने के लिए बोल्ट के अलावा हेनरी का भी सपोर्ट लगेगा। ऐसा कोई एक गेंदबाज से ही मैच जीतना तो संभव नहीं है। और अर्ली विकेट, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड को कुछ अर्ली विकेट निकालने पड़ेंगे, जल्दी वाले शुरू के विकेट।
चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर। धन्यवाद। तो चलिए, संजय सर से हमने आज चर्चा की कि भारत में कहां कमी रही, कहां चूक रही और क्या चयन में गड़बड़ी थी। इसके बाद अब बात करते हैं आज के मैच की। आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच ये महामुकाबला जारी है और सीधे चलते हैं, रुक करते हैं रायपुर का। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि भारत तो नहीं लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की ये जो टीम है, दोनों में से भारतीय फैंस किसका समर्थन कर रहे हैं अब की स्थिति में, जब न्यूजीलैंड का स्कोर 45 ओवर में 211 रन है। जैदी। बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो मैच चल रहा है, जो महामुकाबला चल रहा है, उसमें जो आज लोगों से जो हमारी बात हुई अभी, उनका ये कहना है कि जो मैच है वो मज़ा नहीं आ रहा। अगर इसमें इंडिया और होती तो मज़ा आ जाता, जो मतलब एक तरह से तड़का लग जाता, ये तक लोगों का यहाँ पे कहना था। हम यहाँ पे खुद जो क्रिकेट फैंस हैं हम उनसे बात करते हैं। आज जो महामुकाबला चल रहा है, फाइनल वर्ल्ड कप का चल रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं? मज़ा आ रहा है? मज़ा तो कोई बात ही नहीं है। एज अ इंडियन आप बोलेंगे तो हम तो चाहेंगे कि इंडिया फाइनल खेले, लेकिन एज अ क्रिकेट लवर हम एक मैच है जो कभी देख रहे हैं, बीच में उठ रहे हैं, मैच देख रहे हैं, उतना इंटरेस्ट जो था हमारा वर्ल्ड कप को लेके, फाइनल को लेके, वो बिल्कुल नहीं रहा। आज जिस तरीके से अभी तक 45 ओवर में 212 रन हैं, वो जो एक स्कोर, एक फाइनल का स्कोर है, क्योंकि ये कहा जाए कि वर्ल्ड कप के हिसाब से ना तो चौके छक्के देखने को मिले, तो इस स्कोर को कितना मानते हैं? जी, स्कोर तो अभी जैसी बैटिंग चल रही है उस हिसाब से स्कोर उतना अच्छा नहीं है। लास्ट में अगर वो कुछ आखिरी के 2-3 ओवरों में अगर कुछ अच्छा हिट कर पाए, 270 260 एक अच्छा स्कोर होता, फाइनल देखने में थोड़ा मज़ा आता। लेकिन जो स्कोर अभी चल रहा है, जिस हिसाब से न्यूजीलैंड खेल रही है, वो फाइनल में वो मज़ा नहीं आ पाएगा शायद। एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर टीम इंडिया होती तो जी जैदी। हम यहाँ नहीं रहते, फिर टीवी के सामने रहते। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रचना जी कि यहाँ के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका ये कहना है कि अगर इंडिया होती तो बात ही कुछ और होती। लेकिन अभी तक जो मुकाबला देखने को मिला है वो ज़रूर एक क्रिकेट देखने को मिला, लेकिन एक जो मज़ेदार क्रिकेट होता है वो अभी तक इस महामुकाबले में, क्योंकि फाइनल मुकाबला है, वो लोगों की काफ़ी अच्छा खेल देखने को मिला है इससे पहले भी। लेकिन अगर अभी तक के स्कोर की बात करें तो निश्चित तौर पर ये एक इंग्लैंड के लिए बहुत ही कम स्कोर है, क्योंकि एक वो इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो क्रिकेट के बैटिंग लाइनअप, इंग्लैंड जो है उसकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत शानदार है। तो उसके बारे में हम हमारे दर्शकों से बात करते हैं कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसके बारे में देखते हैं, और जो स्कोर अभी देख रहे हैं आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर हम। तो लगातार जो प्रशंसक हैं वो अभी तक निराश हैं सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद। हालांकि हर क्रिकेट प्रशंसक ये चाहता था कि आज 14 जुलाई की ये तारीख हमें तीसरी बार विश्व विजेता बनाती, लेकिन भारत का सफर सेमीफाइनल्स में ही रुक गया और आज 14 जुलाई को एक नया इतिहास रचने जा रही है, या तो इंग्लैंड की टीम या न्यूजीलैंड की टीम। देखना होगा कि इयान मॉर्गन या फिर विलियमसन, दोनों में से कौन आज विश्व विजेता बनने के बाद ट्रॉफी रेस करता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।